हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। पिछली अध्याय में हमने कानूनों की समझ पर चर्चा की कि कानूनों को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से कानून होते हैं जिन पर जन आंदोलनों का प्रभाव पड़ता है, हमारी जनता कानूनों को बनाने में कितना योगदान देती है, कैसे उसके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर कानूनों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, विधेयक प्रस्ताव ला करके कानूनों का निर्माण करते हैं, और वो कानून कैसे हमारे यूज में आते हैं, हम उनको कैसे समझते हैं। इन सब विषयों पर हमने चर्चा की, विधेयकों के प्रकारों को हमने समझा। आज हम उसी तरह न्यायपालिका वाले अध्याय को समझेंगे। आज हमारा अध्याय 5 है। ये है क्लास 8th एनसीईआरटी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अब अब देखो, हमें न्यायपालिका के विषय में अगर जानकारी करनी है तो हम दैनिक कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। दैनिक कहीं न्यायपालिका ने किसी, अभी जैसे हाल फिलहाल में जो ईडी था, ईडी के विषय में निर्णय दिया, उसके कार्यकाल का विस्तार किया। उसके पहले कुछ दिन पहले उसके कार्यकाल रोक दिया था। और भी कई ऐसे सारे मुद्दे होते हैं जिस पर न्यायपालिका अपना निर्णय देती है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के पक्ष में हो, चाहे राम मंदिर के जन्मभूमि का लेकर के मामला हो, या कोई भी विवाद जो हम ऊपर से लेकर के निचले स्तर तक देखते हैं, या निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर पर। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले आप अखबार में नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलती है। यानी जब भी आप न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल या कहीं भी आप देखते हैं, अब तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्ट ऑनलाइन काम करने लगे हैं। यानी उनकी जो कार्यवाही होती है वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि जज वकील जिरह कैसे करते हैं, जज उस पर फैसले कैसे देते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, है ना। तो कैसे मामलों का निपटान होता है, उनके कामों की झलक हम आज, भाई सोशल मीडिया इतना एक्टिव है तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें की झलक हमें मिल जाती है। लेकिन आप बता सकते हैं कि हमें अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ती है? पिछली क्लासेस में हमने देखा, क्योंकि कानून बनाना है, ठीक है। और एक सभ्य लोकतंत्र में जो हमारी कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण भी रखना है, तो इसीलिए हमें संसद की जरूरत होती है। अब अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई लोकतंत्र है ना, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे जिले, है ना, इतने सारे नियम कानून हैं, तो कानूनों का उल्लंघन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट होगी। कभी सरकारें कानूनों का उल्लंघन करेगी, कभी देश की जनता हमारे कानूनों का उल्लंघन करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, न्यायपालिका की जरूरत होती है। कभी सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम कर देती है तो हमें अदालतों के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। तो हमें इसीलिए अदालतों की जरूरत पड़ती है। आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, देश कैसे चलता है, कानून का शासन है, यानी रूल ऑफ लॉ, या कानून या विधि का शासन। विधि जैसे जैसे कहते हैं वैसे काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आईपीसी और सीआरपीसी उसी के तहत आ जाते हैं। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था की बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अभी हाल फिलहाल में जो मणिपुर की घटना हुई, ठीक है, मणिपुर की घटना में सीजेआई जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताइए, हम कार्रवाई करते हैं। और जो भी आप कार्रवाई राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर की जा रही है मणिपुर के संबंध में, उसकी दैनिक अपडेट हमें देते रहिए। अगर आपने इस समस्या को नहीं सुलझाया तो हम क्या करेंगे, हम समस्या के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करने लगेंगे। ऐसा सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सीजेआई एक ही होता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो वहां क्या होता है, अगर बेहतर लोकतंत्र बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को साकार करना है, उस सपने को साकार करना है, तो हमें कैसी एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहिए, ठीक है। और किससे, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सरकार जैसे बोले न्यायपालिका वैसे काम करे। पहले क्या होता था, राजा जैसे जैसे बोलता था उसके जितने भी न्याय के, चाहे वो मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार हो या हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, प्राचीन भारत में जो राजा के हिसाब से न्याय होता था, वो जैसा कहता था वैसा ही सही हो जाता था, वही न्याय बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो नियम कानून जो विधायिका ने बनाए हैं उसके अनुसार काम करती है।
और अगर उन नियम कानूनों में किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध होता है तो न्यायपालिका उनको भी बदलने का प्रयास करती है। तो हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका या प्रतिबद्ध न्यायपालिका हम कह सकते हैं। आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में इसके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, संसद भवन के पास ही है, थोड़ी सी दूरी पर, वहां आपको मिल जाएगा। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, यानी मानवाधिकार से रिलेटेड मुद्दे, ठीक है, इन पर सुनवाई कर सकती हैं। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी बंटवारे को लेकर के फैसला देती हैं। आपने सुना होगा, जैसे नदी प्राधिकरण बनाए जाते हैं, उन पर अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता, वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं। और जब ये प्राधिकरण नहीं बनेगा तो बनता था तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे में फैसले जाते थे कि फला राज्य हमको पानी नहीं दे रहा है, तो दूसरा राज्य क्या करता था? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकते हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर कुछ भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले विवादों का निपटान। अब विवाद देखो कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी दो व्यक्तियों के लिए भी के खिलाफ विवाद हो जाता है, दो समाजों के बीच हिंदू मुस्लिम लड़ जाते हैं, कभी दो राज्य लड़ जाते हैं, ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्यों की सरकारों, केंद्र व राज्यों की सरकारों के पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। दूसरा, न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल आप 13 पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह 226 आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि न्यायपालिका क्या करते हैं? विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनमें भी इंटरवीन कर सकती है। अगर वो कानून किसी फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करते हैं या अपने उसके न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उन कानूनों को या तो रद्द कर देता है या उनके शब्दों को काट छांट देता है, ठीक है। जैसे हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या संवैधानिक ढांचा है, तो 1973 में डिक्लेयर किया गया था केशवानंद भारती केस में। उसमें कहा गया था कि संसद के पास असीमित शक्ति नहीं है संविधान संशोधन करने की। अगर वो किसी ऐसे भाग को संविधान के संशोधित करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन पर इंटरवेन करेगा, उन पर मुकदमा चला सकता है और उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो ऐसे बहुत बार हुआ। हमें सरकार को नोटिस दी जाती है कि सरकार फला मामले पर अपने जो विचार हैं उसको रखे। तो इसी तरह क्या होता है कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। संविधान के व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। जैसे हमारे यहाँ कस्टोडियन पूछा जाता है कि संविधान का कस्टोडियन कौन है? ऑप्शन दिया जाता है विधायिका, कार्यपालिका, संसद, है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहाँ संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी स्टेट के पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान का रक्षक कौन है, संविधान का कस्टोडियन कौन है। तो आप आ गई बात समझ में। अधिक मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून कोई संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है या जुडिशरी एक्टिविज्म भी कह सकते हो इसको। आधारभूत ढांचा संविधान में डिक्लेयर नहीं किया गया था। 1973 में केशवानंद भारती का एक केस हुआ था। केशवानंद भारती केरल राज्य से आते थे, ठीक है। उनका एक केस हुआ था कई मुद्दों पर लेकर के, उसी में प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन 356 और 352 इस तरह से आर्टिकल को लेकर के आया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आधारभूत ढांचा है, जो आत्मा है संविधान की, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब है कि संसद के पास संविधान करने की असीमित शक्ति नहीं है, सीमित शक्ति है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारियों का क्रियान्वयन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स करते हैं। देश में किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। 5 प्रकार की रिटें प्राप्त है इसके अंतर्गत। ओके, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950। उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था।
यानी हमने अपने राष्ट्रपति को गढ़ को चुन लिया था। इसके पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति या न्यायालय से भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। 1958 में इसकी इमारत को चेंज किया गया था। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, उसी के तहत क्या किया गया था, संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी और इसको पूर्व में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे। और इसके खिलाफ अपील जो कहाँ सुनी जाती थी, ब्रिटेन में महारानी सुनती थी। ठीक है, इसके पहले यानी 1958 से पहले ये कोर्ट संसद भवन के अंदर ही चलता था, उसी इमारत में। लेकिन बाद में 58 के बाद इसकी नई इमारत का उद्घाटन किया गया, नई इमारत बनी और फिर वहां स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, ये बात याद रखना। हकीम शेख के बारे में पढ़ा था। हकीम शेख क्या था, उनको मकान नहीं मिल रहा था, जो खेतिहर थे। कोई चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे, अस्पताल में उनके इलाज करने से इनकार कर दिया, उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था आर्टिकल 21 के तहत, जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, यानी निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, है ना, नींद का अधिकार, ये सब किसके तहत है, आर्टिकल 21 के तहत उनको क्या किया, उनको फैसला दिया और स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी आर्टिकल 21 के तहत कर दी। और ये भी कहा कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम होता है कि अपने लोगों की या अपने राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सब राज्य की होती है। अब विवाद किस, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, दो राज्यों के मध्य विवाद, दो नागरिकों के विवाद, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ये विवाद आपको उदाहरण देकर के समझाना है कब हुए। अभी जैसे केंद्र और राज्यों के विवाद, जैसे टीएमसी जो सरकार है और बीजेपी की जो सरकार है, इनके बीच में विवाद हुआ था किस मुद्दे को लेकर के, आर्टिकल 356, और चुनाव हो रहे थे, वहां चुनाव को लेकर के काफी विवाद हुआ। दो राज्यों के जैसे दिल्ली हरियाणा के मध्य विवाद होता ही रहता है, पानी के बंटवारे को लेकर यमुना के। तो नागरिकों के मध्य विवाद, तो नागरिकों के मध्य दो प्रकार के विवाद होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। ठीक है, कि आपने किसी की हत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बलात्कार किया, तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आ जाएगा। और सिविल मामला क्या मतलब होता है, ठीक है, कि आपने चोरी कर ली, आपने टैक्स नहीं भरा, तो वो सिविल मामला बन जाता है। ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे अभी किसान कानून के विषय में है ना, और उसके पहले भी कई ऐसे सारे कानून बने हैं जिनके उल्लंघन के आधार पर उन्हें क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। 2015 में एनजेसी जो बनना था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया कि कार्यपालिका फालतू में घुसना चाहती है न्यायपालिका के अंतर्गत। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है एक संप्रभु न्यायपालिका, जो विधायिका या कि संसद के दबाव में काम न करे, किसी के दबाव में ना काम करे कि प्रधानमंत्री जैसा कहता है वैसा हो जाता है। तो ऐसी न्यायपालिका क्या करेगी, बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगी। कल्पना कीजिए ताकतवर नेता आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया, आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उससे पद से हटा सकते हैं और उसका तबादला कर सकते हैं। आप अदालतों के मामले ले अदालत जाते हैं तो न्यायाधीश का नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं को न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। एक समस्या उत्पन्न हो गई। स्वतंत्रता का अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता का पक्ष में ही फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं। परंतु इस स्वतंत्रता का पहलू यह है कि शक्तियों का बंटवारा, पावर ऑफ सेपरेशन, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों के अनुसार शासन चलाती है, उसकी अन्य शाखाएं की तरह काम में दखल नहीं दे सकती है, और न्यायपालिका न्याय यानी जो विवाद होते हैं उनका निपटान करती है। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण तो रख सकती है, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। इसका मतलब ही है कि न्यायपालिका किसी के साथ न तो गलत करती है, न तो किसी का पक्ष लेती है, ठीक है, न तो किसी के विषय में कोई ऐसा निर्णय सुनाती है जो पूर्व भावनाओं के अनुसार हो। ओके, तो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है।
जैसे जैसे उसे सबूत मिलते जाते हैं उसी तरह वो काम करती रहती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, एक कोलेजियम बनता है, कोलेजियम बनता है 1+4 न्यायाधीशों से मिलकर के। 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, एक सीजेआई होता है, और ये मिलकर क्या करते हैं, अगर 2 लोग किसी नाम पर अपोज करते हैं तो उसकी सिफारिश नहीं भेजा जाती, यानी सहमति के साथ फैसला होना चाहिए। जनरली सहमत के साथ फैसला है तो इसकी क्या है, जो भी सिफारिश होती है प्रेसिडेंट को भेजी जाती है, और राष्ट्रपति क्या करता है, इन्हीं के अनुसार किसी न्यायाधीश का चयन कर देता है। और जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उससे सलाह मशवरा करता है कोलेजियम, और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करके, ठीक है, तो क्या करता है, इनकी जो सिफारिश होती है वो राष्ट्रपति को भेज दी जाती है, राष्ट्रपति उनके नाम पर मोहर लगा देता है। अब देखो, एक पहले बात आती है कि पहले क्या होता था, जो सिफारिश होती थी ना राष्ट्रपति के लिए मानने को बाध्य नहीं होती थी। अब जरा राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं होती थी तो न्यायपालिका के मामले में क्या होता था, प्रधानमंत्री, पीएम, प्रेसिडेंट के माध्यम से दखल करता था, और 2 बार ऐसा हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, इंदिरा जी के कार्यकाल में क्या हुआ, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके अन्य नीचे के क्रम के न्यायाधीशों को सीजेआई बना दिया गया, तो जिससे काफी लोग विवाद हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट जजेस केस था उसमें जो क्या किया कि जो सुझाव दिया जाएगा ना राष्ट्रपति को वो बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन सेकंड जजेस केस में क्या किया गया कि बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति को लिए जो कोलेजियम की राय है ना वो माननी बाध्यकारी है। इससे क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार या राज्य था या कार्यपालिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन नहीं कर सकती थी, इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। और थर्ड जजेस केस में एकदम फाइनल कर दिया कि जो राय सीजेआई या उनका कोलेजियम डिसाइड करेगा उसी के नाम पर राष्ट्रपति को मोहर लगानी पड़ेगी, बस एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी 3 जजेस केस हुए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कहा गया कि जो सुझाव दिया जाएगा वो बाध्यकारी नहीं है, और सेकेंड जजेस में कहा गया कि सुझाव बाध्यकारी है, ठीक है, बशर्ते उसमें किसी दुर्भावना की चीजें ना होनी चाहिए। थर्ड जजेस में फाइनल कर दिया कि न्यायाधीशों का जो चयन होगा वो कोलेजियम ही करेगा अंतिम रूप से। इसी के विरोध में कहा जाता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद है, एक ही परिवार के कई लोग जज बनते हैं, ठीक है, जैसे ये तुम्हारे चंद्रचूड़ जी, है ना, इनके दादा पिताजी ये सारे लोग न्यायपालिका में रहे हैं। कहा जाता है करप्शन होता है, बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, तो कई प्रकार के आक्षेप लगाए जाते थे। फिर एक आया एनजेएसी अधिनियम, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन में योगदान देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फोर्थ जजेस केस में क्या किया गया, संविधान बेंच को भेजा, संविधान बेंच ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया कि न्यायपालिका के मामले में कार्यपालिका को कोई भी दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब क्या है, जो कोलेजियम जैसा कहेगा उसी के अनुसार न्यायाधीशों का चयन किया जाएगा, उनका स्थानांतरण भी किया जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों की भारी ताकत देती है, इसके आधार पर वे विधायिका कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को भी रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत जा सकता है, इसके लिए रिट जारी की जाती है, रिट जारी की जा सकती है। आप पीआईएल के माध्यम से किसी अन्य के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो जा सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। इनके जनक जो है पीएन भगवती को माना जाता है, पीएन भगवती को माना जाता है। तो पीआईएल पहले क्या होता था, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ वही जा सकता था। वर्तमान में क्या है कि समाज के अगर अधिकांश वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी पीआईएल दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अदालतों की संरचना कैसी है, अब देखो अलग अलग देशों में अदालतों की संरचना अलग अलग होती है। जैसे यूएसए में अगर हम देखें, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर हम देखें तो क्या होता है, वहां की जो न्यायपालिका है यूएसए में सुप्रीम कोर्ट जो है
केंद्र के लिए तो एक है, लेकिन राज्यों के अलग न्यायालय हैं। जो हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम नहीं करते, वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, न्यायिक संरचना एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायिक दृष्टि से जो भी हमारे यहाँ कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, तालुके स्थित कोर्ट हो, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, वो सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन आएंगे। हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य और जिलों में बांटा होता है, और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। भारत में 28 के 28 राज्यों में नहीं है, कुल 25 सुप्रीम कोर्ट हैं। जो सबसे लास्ट में बना है वो तेलंगाना का बना है, और दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और जम्मू, जिनका अपना न्यायालय है। वो वरना केंद्र शासित प्रदेशों का भी अपना न्यायालय नहीं है, वो नजदीक वाले किसी न किसी राज्य के न्यायालय में क्या है, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपकी। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, यह राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की भारत की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ये देखो, जैसे सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सब क्या करते हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके, न्यायिक दृष्टि से। इनका जो न्यायिक क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। लेकिन हाई कोर्ट का जो प्रशासनिक क्षेत्र है ना, वो स्वतंत्र है। न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वो स्वतंत्र होते हैं। हाई कोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय जो पीठें होती हैं वो हाई कोर्ट के अधीन आ जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हाई कोर्ट के अधीन आ जाती हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो नियुक्तियां होती हैं वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में की गई, फिर बम्बई मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी तहत थे। ठीक है, कब हुई, जब औपनिवेशिक काल था। इस काल में क्या, हाँ, सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी न्यायालय थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश में 21 नहीं है, 25 है वर्तमान डाटा के अनुसार। बहुत सारे राज्यों में उनके उच्च न्यायालय, जबकि पंजाब हरियाणा का एक संयुक्त न्यायालय है। झारखंड न्यायालय साझा उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय रखा गया है ना। तो आप समझ सकते हैं, जो राज्य के नजदीक होगा उसका अपना न्यायालय बन जाएगा, वो अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जी हाँ, हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। मैंने बताया एकल न्यायपालिका है, तो एकीकृत न्यायपालिका है। न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। कोई भी अगर नियम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो सभी को मानना पड़ेगा। मान्य होते हैं। एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है कि किस ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। नीचे से हाई कोर्ट जा, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए मुकदमे पर विचार करते हैं। तो मुकदमा आप देख ही चुके हो, ठीक है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा क्या था, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। तो इस तरह कोई भी मुद्दा जहां पर दोनों पक्षों राजी नहीं होते, तो वो मुद्दा क्या करते हैं, निर्णय आने के बाद वो अपील दायर कर देते हैं ऊपर के बड़े कोर्ट में। जैसे यहाँ दिया गया 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली के फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने मुकदमा दायर किया।
सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसी ने बयान दिए कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। मामला जानने के लिए वे बलपुर होकर लक्ष्मण के घर में घुसे। सुधा की साड़ी में आग के लपटें उठ रही थी। सुधा को एक गोरे कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने बताया कि सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था। लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। और मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। गाँव था मांग थी कि बच्चे पैदा होने के उन्हें बड़ी रकम स्कूटर खरीद दिया जाए। बचाव में लक्ष्मण और उनकी मां ने सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। ऐसे ऐसे कहा गया, दोषी करार दिया, तीनों को मौत की सजा दी गई। 1983 नवंबर तीनों उच्च न्यायालय में अपील दायर की। वकीलों तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय फैसला किया कि सुधा की मौत दुर्घटना तेल के से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण शकुंतला तीनों को बरी कर दिया गया। अब देखो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया था फांसी की सजा हुई थी, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बरी कर दिया गया कि दुर्घटना थी। देखो, जब बड़े उसमें जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करते, तो बड़ी अदालतें उन मुद्दों पर भी ध्यान देती हैं। ठीक है। और साथ की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा, आपने पढ़ा। 19 दशक में देश में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उसी के एवज में क्या किया गया, 2005 में हिंसा के संबंध में कानून बना। तो इस तरह भी कानून बन जाते हैं। लक्ष्मण और उसकी मां को भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों का तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो उच्च न्यायालयों के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मण दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, और दोनों आरोपियों को उम्र कैद दे दिया। अब देखो, मामला कहां से शुरू हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ, फिर कहां गया, हाई कोर्ट गया, फिर कहां गया, सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चीजें क्लेरिफाई कर दी। अब ये देखो, सिविल जज है ना, छोटे छोटे, अब विधि व्यवस्था की शाखाएं अगर देख सकते हो, कानूनी दो प्रकार के कानून होते हैं, फौजदारी जिसमें मारपीट, हत्या, बड़े बड़े हीनियस क्राइम आ जाते हैं इसमें, जैसे विवाह, तलाक, परिवार के, है ना, चोरी, उसके मामले आ जाते हैं, किराएदारी, टैक्स चोरी, है ना। तो इसी तरह पैसे संबंधित मामले आ जाते हैं। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित जिन्हें कानून अपराध माना गया है, उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, सबसे पहले आमतौर पर FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे दोषी भेज दिया जाता है, उस पर जुर्माना भी दिया जा सकता है। दीवानी कानून में संबंधित व्यक्ति विशेष अधिकारों के उल्लंघन की अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक और किराएदार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है किराएदार को मकान खाली कर दिया और बकाया किराया चुकाए। अब देखो, दोनों में क्या है, एक में अब एक चीज और है, ये दो व्यक्तियों, संस्थान या परिवार के मध्य हो सकता है। और इसमें एक चीज और कॉमन है कि इसमें क्या किया जाता है कि अगर दोनों पक्ष सुलह हो जाते हैं तो मामला बंद कर दिया जाता है और जो भी चीजें हो जाती हैं वो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर आपने किसी की हत्या की, ठीक है, और हत्या में भी दो पक्ष होंगे, एक जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार वाले हो या उसके चाहने वाले, और जिसने जो हत्यारा होगा। अब दोनों दोनों में अंतर जानते हो क्या है कि जिसकी हत्या हुई है उसकी तरफ से राज्य केस लड़ेगा, और जो हत्यारा है वो राज्य के खिलाफ हो जाएगा, यानी राज्य उसका वो बन जाएगा, राज्य ही डिसाइड करेगा कि उनको क्या सजा दी जाए और केस फाइल किया जाएगा। अब ये चाहे भी तो फौजदारी कानूनों में अगर ये चाहे भी तो केस वापस नहीं लगते, यानी जो पीड़ित पक्ष होता है वो केस वापस नहीं ले सकता है, लेकिन दीवानी मामलों में केस वापस लिया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हो जाता है, राज्य बन जाता है एक पक्ष, और जब एक पक्ष राज्य जब बन जाता है पीड़ित की तरफ से, तो दूसरा पक्ष को क्या करना पड़ेगा,
तो चाहे जितने दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ हो जाएं और एक दूसरे को सुलह करने के लिए उकसाने लगे, लेकिन राज्य मानेगा नहीं। राज्य केस फाइल करेगा, एफआईआर के बाद सीधे आप जेल जाएंगे, और अगर आपके पास वकील नहीं है तो आपको सरकार मुहैया कराएगी या कोर्ट आपको मुहैया कराएगा। अब देखो, उल्लंघन के विवरण फौजदारी है, दीवानी है, आप समझ के आधार पर तालिका बने। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को रोज परेशान करते हैं, तो ये क्या है? कानून की शाखा फौजदारी है। छेड़छाड़ का मामला है, 376 के तहत काउंट किया जाएगा। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। किराएदार, ठीक है, ये क्या है? दीवानी मामला है, और ये सिविल मामला है, तो इसका मतलब आईपीसी के किसी कानून के तहत इसको किया जाएगा, या सलाह मशवरा करके इसको समाप्त किया जा सकता है। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? नहीं। तो गरीब होगा, पीड़ित होगा, तो वो जल्दी कानून पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इनकी व्यवस्था इतनी जटिल होती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाए। सिद्धांता भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। सिद्धांत तो यही कहता है सभी नागरिकों के लिए अदालत खुली है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार भी है। जैसे कि आप पीछे पड़ा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर उसके मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं भी सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानून की प्रक्रिया में न केवल फीस, पैसा, कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि बहुत सारे समय भी लगता है। अभी पिछले कुछ दिनों का डेटा अगर देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ मामले ऐसे हैं, ठीक है, जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और उसमें करीब 30 लाख मामले ऐसे होंगे जो पिछले 50 सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। सोचो कितना बर्डन है न्यायपालिका के। सीमित जज हैं, कहाँ तक सुनेंगे? आए दिन 10-20 हजार केस फाइल होते हैं। अगर कोई आदमी गरीब, पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में क्या किया गया? पीआईएल की व्यवस्था की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका, ठीक है, मान लिया एनजीओ भी याचिका दायर कर सकते हैं, मानवाधिकारों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर पीड़ित पक्ष नहीं इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो जनहित याचिका के माध्यम से अन्य लोग भी क्या कर सकते हैं? उनके दर्द को बयां कर सकते हैं। यह याचिका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र, यानी टेलीग्राम, चिट्ठी को भी जनहित याचिका माना जाता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों, अमानवीय श्रम, है ना, बिहार में सजा काट रहे कुछ ऐसे मुजरिम थे जिन पर क्राइम साबित नहीं हो रहा था, तो उनको रिहा किया गया। ठीक है, मिड डे मील के बारे में आपने देखा, उसके विषय में बहुत सारे विवरण है। और भी, और सरकार क्या करती है? न्यूज़पेपर की हेडिंग के अनुसार भी मामला सुन सकती है, दर्ज कर सकती है। बात समझ में आ गई? आम आदमी के लिए अदालत पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं, जैसा आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा। इस संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के बाद यह कहा गया, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत में आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया करने के लिए क्या करे? आवश्यक कदम उठाए। जिन्हें लोग आदमी के लिए नुकसानदेह, उदाहरण के लिए के आवास के अधिकारों जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करके उनके अदालत द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध हाल में फैसलों में झुग्गीवासियों के शहर घोटपोतियों की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे ओल्गा टेनिस बना मुंबई नगर निगम के मुकदमे में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा बताया, यानी आर्टिकल 21 के तहत शामिल कर दिया। इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। जीवन के अधिकार दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व को बनाए रखना ही नहीं होता, बल्कि केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा दी गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने, उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से जान नहीं ली जा सकती। यानी किसी व्यक्ति को कानून के आधार पर ही उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 21 ये साफ साफ कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही लोगों को उनके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं।
ये जीवन का अधिकार एक आयाम है। इस अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि पहलू आजीविका अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी उजाड़ देने आजीविका के साथ फौरन नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी की झुग्गी झोपड़ी या जो रोड पे सामान बेचते हैं उनको अगर हटा दोगे, पूर्ण रूप से समाप्त कर दोगे, तो वो कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है और उनको खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। ये सारी दिक्कतें होंगी। साबित जरूरत नहीं है मामले में अनुभव साक्ष्यों से सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर के छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं। उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों पर रहने लगते हैं। इसलिए उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका आजीविका भी उनके हाथ धो बैठेंगे, इस प्रकार जीवन से वंचित हो जाएंगे। तो उनको रहने दिया जाए या उनको बेहतर व्यवस्था की जाए। और 1985 में ओल्गा टेनिस नगर निगम के मुकदमे में झुग्गियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाले यह मुद्दा है कि मुकदमों की सुनवाई अदालतें कई साल लगा देती हैं। बहुत सारा पेंडिंग केस बना है। अब जैसे देख लो, 26 नवंबर 2 के.जी. बालकृष्णन थे। भारत की न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस, है ना। 725 स्वीकार पद वाले 21 उच्च न्यायालय, जिसमें इतने पद न्यायाधीश थे, इतने अधीनस्थ न्यायालय, ये वास्तविक संख्या है। तो लेकिन होनी कितनी चाहिए? 1 लाख पर कम से कम एक व्यक्ति न्यायाधीश तो होना चाहिए, तभी तो हो पाए। वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34+1 यानी 35 न्यायाधीश हैं। ठीक है, बढ़ाए हैं। 2007 में 26 थे, अब वर्तमान में इतने हैं। इसमें देख सकते हो मारे गए हासिमपुरा तेसर पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 20 सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतना विलंब हुआ जिसके कारण 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मुकदमे अभी भी जारी है। प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबल पीएसी 19 लोगों के पर हत्या आपराधिक मुकदमे 2007 में 3 दफा गया। और ये बहुत मुश्किल है। ज्यादा टाइम होता है तो क्या होता है, गवाह मर जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आदमी मैटर भूल जाता है, फिर गवाही देने उनके उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसके बावजूद किया जा सकता लोकतंत्र भारत में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई ऐसे केशवानंद भारती का मामला हो, है ना, अभी 3 तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर मुद्दा हो, यूसीसी पर मुद्दा हो, सरकार को रोकने के विषय में बहुत सारे मुद्दे हों, तो न्यायपालिका ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर न्यायपालिका को सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, और न्यायाधीश अगर कम है तो उनकी ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जानी चाहिए, कि जिससे जो उन पर भार है, जो बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। दूसरा, न्यायाधीश छुट्टी 2 महीने का कार्यकाल होता है, टाइम पे वो काम पूरा नहीं करते। दूसरा, करीब 150 दिनों का अवकाश ले लेते हैं। तो वो सारी चीजों को कम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वो काम करें और ज्यादा से ज्यादा केसों की सुनवाई करें, जल्दी की सुनवाई करें, तो ये सारे मामलों से निपटाया जा सकता है। अंकुर लगाया नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा के। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका जो बिल्कुल सही सपना देखा था, पूरी तरह से स्वतंत्र हो, हमारे लोकतंत्र का बुनियादी पहलू है। ये एक न्यायपालिका की हमारी विशेषता है। तो आपकी समझ में आया होगा कि सबसे ऊपरी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, निचले स्तर पर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के अंतर्गत सुबार्डिनेट कोर्ट्स और उसके अंतर्गत हाई कोर्ट। ये हमारी एकीकृत न्यायपालिका है, या एकल न्यायपालिका का बोल सकते हैं। और कैसे है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। बात समझ में आ गई? निष्पक्षता बनाए रखती है। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। इसकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका के स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? भाई क्यों जरूरी है? अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो निर्णय कैसे देगी? सूची दी गई है। आपको लगता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 32 हो, आर्टिकल 13 हो, आर्टिकल 226 हो, ये सब क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरवीन कर ही लेते हैं। ओके, न्यायालय सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया? अब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसको बताना है, उनके बयानों को पढ़ना है। आरोपी के मामलों में निचले अदालत से फैसले सहमत नहीं थे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। अगर आरोपी को सर्वोच्च न्यायालय कैसे संतुष्ट नहीं है, दोबारा निचले अदालत में जा सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, यानी एक कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये सब चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट में एक
रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है कि हमारे केस को पुनः सुनवाई करें। तो लगता है 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका सबको इंसाफ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब तो कई चीजें बदली हैं 2008 में। कोर्ट के लिए एक नालसा की स्थापना की गई, नेशनल क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण है। राज्य केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य विधिक प्राधिकरण है, जिले स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मामले निपटाए जा सकते हैं। और मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अब तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। अब सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगता है। तो ये सारी, अभी आपको क्या करना है, बेसिक पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें पहले के बाद, अभी जो मोस्टली जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, उनको हम बाद में देखेंगे और ज्यादा चीजों के साथ। ओके, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कथन, ये एथिक्स वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये थीम्स। तो आपको देरी से मिला नया नया नहीं होता। अगले पन्नों में संकलन में प्रत्येक शब्द पर एक वाक्य बनाना है। संकलन दिए गए हैं, के पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सब संकलन क्या है, बरी करना, यानी आरोपों से मुक्त कर देना उसके आधार पर। जिसके मान लिया कि अपराध है, किसी पर हत्या का अपराध लगा और मुकदमे पाया गया, उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, उसने किया नहीं किया ये तय नहीं हो पा रहा है, तो उसको अदालत क्या कर देती है, बरी कर देती है, मुक्त कर देती है, जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं। अपील करना, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है, मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला कोई दिया तो वो संतुष्ट नहीं है कोई भी पक्ष, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये सारी चीजें। मुआवजा क्या है, मुआवजा कि मान लिया किसी ने किसी की हत्या कर दी, कोर्ट ने पाया कि हत्या को उसकी सजा दी जाएगी और साथ में कुछ मुआवजा दिया जाएगा। नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। आजकल सरकारें बांटती हैं। अभी जैसे मणिपुर में घटना हुई तो जो भी पीड़ित पक्ष था उसको सरकार ने पैसे से उसका पेट भर दिया और सरकार को लगा अपना काम हो गया। बेदखली क्या होती है, अभी लोग जमीन मकानों में रह रहे हैं, उन्हें यदि वहां से हटा दिया जाए तो ऐसे लोगों को बेदखली कहा जाता है। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की प्रक्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।